नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। और दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और वीडियो के साथ, और ये वीडियो भी है वुमेन राइट से जुड़ी हुई हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार। महिलाएं जीवन भर दूसरों के लिए जीती हैं। अपने अधिकारों को नजरअंदाज करके वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं। उनकी ये मासूमियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। महिलाओं को दुर्गा, त्याग की मूर्ति बताकर हमेशा एक परिधि में बांध दिया जाता है, लेकिन जब सही मायने में उनके हक की बात आती है तो ये समाज नफा नुकसान की सोचने लगता है। आज हम इस वीडियो में उन महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे जो कामकाजी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व संबंधी लाभ की। बताएंगे क्या होता है मातृत्व संबंधी लाभ, किन महिलाओं को मिलता है, कितना मिलता है, किन महिलाओं को इसके दायरे से बाहर किया गया है और इस कानून के संशोधन के बाद इसमें क्या परिवर्तन किया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मातृत्व संबंधी लाभ होता क्या है। मातृत्व लाभ अधिनियम के मुताबिक नई मां को प्रसव के 26 सप्ताह तक बिना काम पर आए वेतन का लाभ मिलता है। साथ ही वो फिर से नौकरी भी शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि पहले ये समय सीमा 12 सप्ताह यानी 3 महीने के लिए थी, जिसे 29 मार्च 2016 को मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक के तौर पर संशोधित किया गया, जिसके तहत मातृत्व लाभ को 6 महीने किया गया। मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 2016 में संशोधित किए गए मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, जो अब कानून बन चुका है, उसकी जानकारी देते हैं। मातृत्व लाभ कानून 1961 में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसके तहत महिलाओं को 12 सप्ताह का अवकाश मिलता था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े संगठनों ने काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 24 हफ्ते करने की सलाह दी। WHO का मानना है कि बच्चों को सर्वाइवल दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते का स्तनपान कराना जरूरी है। इसके अलावा 2015 में विधि आयोग ने भी कानून में संशोधन करने की वकालत की थी। इसके साथ ही सरकार का मकसद सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं और बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाना था। सरकार का मानना था कि बदलते समय के साथ सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने और गोद लेने के मामलों में तेजी आई है, इसलिए ऐसी महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए संशोधन किया गया। कब किया गया इस कानून में संशोधन? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 29 मार्च को मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 पर अपनी मोहर लगाई थी। राज्यसभा में इसे 11 मार्च 2016 को पारित किया गया। 1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की समय सीमा बढ़ाने के अलावा कई नए प्रावधान शामिल किए गए। इस कानून के तहत बच्चे को कानूनन गोद लेने वाली महिलाओं के साथ साथ सरोगेसी यानी उधार की कोख के जरिए संतान सुख पाने वाली महिलाओं को भी कानून के दायरे में लाया गया। इस कानून का मकसद मां और बच्चे को बेहतर देखभाल की सुविधा मुहैया कराना है। मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में क्या क्या प्रावधान है? संशोधित विधेयक में 9 से ज्यादा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की समय सीमा 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते है। इस कानून में छुट्टी का फायदा डिलीवरी की संभावित तारीख से 8 हफ्ते पहले लिया जा सकता है। 1961 का जो कानून था उसमें ये समय सीमा 6 हफ्ते थी। अगर महिला के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगा। नए संशोधित कानून के मुताबिक इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से 6 हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है। 1961 के कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी। नए कानून में ऐसी महिलाओं को भी शामिल किया गया जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनन गोद लिया है या फिर सरोगेसी से बच्चे को जन्म दिया है। दोनों ही सूरत में 12 हफ्ते का अवकाश महिलाओं को दिया जाएगा।
गोद लेने की दिशा में समय सीमा तब से गिनी जाएगी जब बच्चे को गोद ले लिया गया हो और सरोगेसी के जरिए संतान पाने वाली महिलाओं को इस कानून के तहत बराबर अवकाश मिलेगा, यानी कि दोनों ही सूरत में महिलाओं को 12 हफ्ते का अवकाश मिलेगा नए कानून के तहत, जबकि 1961 में सरोगेसी से मां बनने वाली या फिर गोद लेने वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। नए कानून में 50 या इससे ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थान में क्रच की सुविधा मुहैया कराने को भी कहा गया है। साथ ही महिलाओं को दिन में 4 बार क्रच जाने की सुविधा देने का भी जिक्र है। नए कानून में काम की प्रकृति अगर इजाजत दे तो महिला को घर से काम करने की भी इजाजत होनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिष्ठानों और संस्थानों को साफ तौर पर कहा गया है कि अगर वो महिला कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो महिला को समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित या फिर ईमेल के रूप में दी जानी चाहिए। दोस्तों, जैसे हर कानून का एक फायदा होता है उसी तरीके से कुछ न कुछ खामियां भी होती हैं। तो इसी तरीके से संशोधित कानून में भी कुछ खामियां हैं। जैसे इस कानून में बहुत सारे अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर सवाल भी उठे हैं। इसमें सबसे बड़ी आपत्ति है 1961 के मूल कानून की तरह ही इसमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे कामगारों की संख्या कुल महिला कर्मचारियों के करीब 90% तक है, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी संख्या संगठित क्षेत्र की महिलाओं से 90% तक ज्यादा है। 2015 में विधि आयोग ने असंगठित क्षेत्र को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया था। हालांकि ऐसी महिला इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत वित्तीय लाभ का दावा कर सकती हैं। इस योजना के तहत किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चों के लिए 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जानकारों का साफ कहना है कि ये योजना मातृत्व लाभ कानून का विकल्प नहीं हो सकती, क्योंकि इस योजना के तहत वेतन के नुकसान या रोजगार की सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को अपने और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते छुट्टी लेने में काफी मुश्किल होती है। संशोधित विधेयक में जो अब कानून बन चुका है उसमें भी बच्चों की संख्या तय कर दी गई है। मूल कानून में ये प्रावधान नहीं था, यानी 2 बच्चों के बाद पैदा होने वाले बच्चों के समय पुराने कानून की तरह 12 हफ्ते की छुट्टी ही मिल पाएगी, यानी 2 बच्चों के बाद पैदा होने वाले तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। जबकि नए कानून में जो नियम है उसके तहत 2 बच्चों के पैदा होने पर ही आपको 24 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अगर 2 बच्चों के बाद आपका तीसरा बच्चा पैदा होता है तो आपको महज 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। जबकि पुराने कानून में कितने भी बच्चे पैदा हों कामकाजी महिला के छुट्टियां सबके लिए बराबर थी, यानी कि 12 हफ्ते। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठ रहा है कि अगर सिर्फ 2 बच्चों के लिए 24 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी और तीसरे बच्चे होने पर 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी तो WHO की उस सिफारिश का क्या होगा जिसमें 24 हफ्ते के लिए स्तनपान को बेहद जरूरी माना गया है। तीसरे या इसके बाद के बच्चों के लिए माताओं को बुनियादी मातृ सुविधा से वंचित क्यों किया जाएगा। नए विधेयक में महिलाओं के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। कई जानकार आशंका जता रहे हैं कि इस कानून के तहत अवकाश की अवधि बढ़ने से महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं उनमें कमी आएगी। कानून में कहा गया है कि अवकाश के दौरान जो कंपनी महिला को नियुक्त करती है उसे वेतन भी देना पड़ेगा और उसकी छुट्टियां भी बराबर 24 हफ्ते रहेंगी। ऐसे में निजी कारोबारी संस्थान फायदा हासिल करने और कर्मचारियों को इसके लिए तैयार करने पर पैसा और समय खर्च करता है। जानकारों के मुताबिक ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला कामगारों को 26 हफ्ते की छुट्टी के साथ वेतन देना उनके लिए दोहरे घाटे का सौदा साबित हो सकता है और इसलिए संभव है कि वो नौकरी में महिला की जगह पुरुषों को वरीयता दे। साथ ही इसका असर उन नियोक्ताओं पर भी पड़ना तय है जिनमें महिला कामगारों की संख्या ज्यादा है। हालांकि कईयों का कहना है कि समस्या को हल करने का उपाय भी है। इसके मुताबिक सरकार इसके लिए फंड जारी कर सकती है जिसका इस्तेमाल महिला कामगारों को वेतन देने और दूसरी सुविधा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे कंपनी के नियोक्ता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े।
इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मातृत्व सुरक्षा से संबंधित कन्वेंशन भी कहता है कि मातृत्व लाभ के लिए नियोक्ता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो कंपनी महिला को हायर कर रही है, महिला को अपने यहाँ अपॉइंट कर रही है, उसके लिए वो बाध्य नहीं हो सकता। सरकार को इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें भी देशों को सुझाव दिया गया है कि अनिवार्य सामाजिक बीमा या सार्वजनिक फंड के जरिए महिलाओं को इसका फायदा दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग देशों में मातृत्व लाभ का क्या आंकड़ा है, किस तरीके की व्यवस्था है। दुनिया के कई देशों में मातृत्व लाभ के लिए अलग अलग फंडिंग मॉडल लागू किए गए हैं। 2014 में ILO ने 185 देशों में लागू प्रावधानों का अध्ययन किया था। इसके मुताबिक 25% देशों में मातृत्व लाभ नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और केन्या जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा 58% देश, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे शामिल है, गर्भवती महिलाओं को नकद भुगतान कराते हैं। 16% देशों में नियोक्ता और सरकार दोनों मिलकर मातृत्व लाभ देते हैं, यानी कि कंपनी में रखने वाला बॉस और हमारी सरकार, जो उस देश की सरकार होती है, वो दोनों मिलकर महिला को मातृत्व का लाभ देते हैं। जो भी उसका खर्च होता है, छुट्टियां होती हैं, वो दोनों मिलकर करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में महिला कामगारों को 12 हफ्ते की छुट्टी देने के अलावा वित्तीय लाभ का भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अमेरिका में सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में और दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा 52 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मातृत्व संबंधी अधिकार क्या हैं, भारत में क्या कानून है, पहले क्या कानून था और दूसरे देशों में क्या स्थिति है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे वो होगा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन से हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने जिक्र किया है कि इस कानून के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। तो हम उसमें बताएंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इसी तरीके की वीडियोस डालते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।